नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेज में। हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मानव जननतंत्र के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत मानव जननतंत्र को हमने दो भागों में बांटा था। पहला नर जननतंत्र और दूसरा मादा जननतंत्र। नर जननतंत्र के विषय में हमने डिटेल से अध्ययन कर लिया था। मादा जननतंत्र के विषय में हम पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत मादा जननतंत्र को हमने दो भागों में बांटा था। पहला प्राथमिक जननांग, जिसमें अंडाशय यानी ओवरी को शामिल किया जाता है, और अंडाशय के विषय में हमने डिटेल से अध्ययन कर लिया था। सहायक जननांग, जिसमें अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि, बार्थोलिन ग्रंथि और स्तन ग्रंथियों को शामिल किया जाता है, जिसमें अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि इनके विषय में हमने डिटेल से अध्ययन कर लिया था। आज इस वीडियो में हम बार्थोलिन ग्रंथि और स्तन ग्रंथियों के विषय में डिटेल से अध्ययन करेंगे। यह वीडियो 12th क्लास की बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग यह टॉपिक तैयार किया गया है। इसके अलावा जितने भी नीट के अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि कौन कौन से सहायक जननांग मादा में पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है अंडवाहिनी यानी ओविडक्ट, दूसरा है गर्भाशय यानी यूटेरस, तीसरा है वेजाइना यानी योनि, चौथा है यूल्वा यानी भग, पांचवा है बार्थोलिन ग्रंथियां, और अंतिम सहायक जननांग के रूप में मेमरी ग्लैंड्स यानी स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। इनमें अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि और भग के विषय में हमने डिटेल से अध्ययन कर लिया था। आज इस वीडियो में हम बार्थोलिन ग्रंथियां और स्तन ग्रंथियों के विषय में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो है बार्थोलिन ग्रंथियां। तो इसमें एक चित्र के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखो, हमने कल के वीडियो में बात की थी कि जो जितने भी बाह्य जननांग आपको दिखाई दे रहे हैं उन सभी को भग कहा जाता है, युल्वा कहा जाता है। और इसमें आप देख सकते हैं सबसे बाहर की ओर जो वलन पाया जाता है, इस वलन को हमने कल के वीडियो में बात की थी, इसे लेबिया मेजोरा या वृहद बगोस्ट कहते हैं। और अंदर की ओर जो वलन पाया जाता है उसे लेबिया माइनोरा या लघु बगोस्ट कहा जाता है। और ऊपर की ओर जो संरचना होती है इसे क्लाइटोरिस कहा जाता है। क्लाइटोरिस के नीचे वाली जो खांच रूपी संरचना होती है इसे प्रघाण कहते हैं या वेस्टिबल कहते हैं। और इसमें दो छिद्र पाए जाते हैं। ऊपर वाला छिद्र कहलाता है यूरेथ्रा, और नीचे वाला जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है इसे कहते हैं वेजाइना। और इस वेजाइना के दोनों ओर एक एक बार्थोलिन ग्रंथि पाई जाती है, यानी एक जोड़ी बार्थोलिन ग्रंथि है वो हमें देखने को मिलती है। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये देखो यहाँ पर आपको जो नजर आ रही है ये एक एक बार्थोलिन ग्रंथि है वो वेजाइना के दोनों ओर स्थित होती है। और ये क्षारीय प्रकृति का स्नेक तरल स्रावित करती है, जो इस क्लाइटोरिस वाले भाग को चिकना बनाती है, और जब लैंगिक संपर्क होता है या मैथुन की क्रिया होती है उसे सुगम बनाने का कार्य करती है। तो हमने देखा कि एक जोड़ी बार्थोलिन ग्रंथियां वो वेजाइना के दोनों ओर स्थित होती है। नेक्स्ट है योनि द्वार के दोनों ओर, योनि द्वार के दोनों तरफ एक एक सेम की आकृति की ग्रंथि वृहद बगोस्ट पर स्थित होती है। तो ये हमने बात कर ली कि योनि द्वार के दोनों ओर एक एक सेम की आकृति की ग्रंथि पाई जाती है, जिन्हें बार्थोलिन ग्रंथियां कहा जाता है। ये ग्रंथियां एक क्षारीय स्नेक तरल का श्रावण करती है, क्षारीय प्रकृति के स्नेक तरल का श्रावण करती है, जो भग सेप यानी क्लाइटोरिस को नम बनाए रखने का कार्य करती है, जो लैंगिक जनन व्यवहार को परस्पर सुगम बनाता है। यानी जो क्षारीय स्नेक तरल होता है ये भग सेप यानी क्लाइटोरिस को चिकना बनाता है, जिससे लैंगिक संपर्क होता है तो या मैथुन की क्रिया होती है उसे सुगम बनाने का कार्य किया जाता है। इन ग्रंथियों को वृहद प्रघाण ग्रंथियां भी कहते हैं, क्योंकि जो प्रघाण वाला बीच वाला जो भाग है उसे हमने कल की वीडियो में बात की थी, उसे प्रघाण या वेस्टिबल कहा जाता है, और इसी कारण इसे वृहद प्रघाण ग्रंथियां भी कहते हैं। ये था बार्थोलिन ग्रंथि के विषय में। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेमरी ग्लैंड्स या स्तन ग्रंथियों की। देखो, इसमें जो चित्र थे या स्ट्रक्चर थे वो मिस प्रिंट हो गए, तो वो हम इसमें बना करके देख लेते हैं। देखो, इस प्रकार से ये ग्रंथि आपको जो स्तन ग्रंथियों की हम बात करें तो इस प्रकार से व्यवस्थित होती है। ये आगे वाला जो भाग है इसमें बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं।
इसमें देखो बहुत सारी ग्रंथियां है वो उपस्थित होती है, और ये आकर के सभी ग्रंथियां, ये आगे वाला जो भाग है जिसे हम चूचक या निप्पल कहते हैं, चूचक या निप्पल कहा जाता है, इसे इस वाले भाग में खुलती है। देखो इसमें बहुत सारी अंगूर के गुच्छों के समान बहुत सारी ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। ये चित्र थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है, ये मैं आपको टेलीग्राम ऐप पे ये चित्र अलग से सेंड कर दूंगा, तो उसे आप अच्छे से देख लेना। यहाँ पे मैं इनके नाम बता देता हूँ। देखो यहाँ पर जो ये बहुत सारी ग्रंथियों के रूप में आपको अंगूर की गुच्छों के समान बहुत सारी दुग्ध ग्रंथियाँ उपस्थित होती है। ये दुग्ध ग्रंथियाँ आगे एक नलिका के रूप में जारी रहती है, और इस नलिका को हम कहते हैं दुग्ध नलिका या लेक्टिफेरस डक्ट भी कहा जाता है। ये आगे जाकर के जो आगे वाला भाग है जिसे हम निप्पल कहते हैं, इस वाले भाग में अनेक छिद्रों के माध्यम से बहुत सारी दुग्ध नलिकाएं आकर के खुलती हैं, और ये जो भाग होता है ये बहुत मतलब गहरा वर्णकित भाग होता है, गहरे रंग का भाग होता है, और इस भाग को एरियोला मेमेरी कहा जाता है। देखो इस चित्र को मैंने ऐड किया था, लेकिन यहाँ पर जो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ये नहीं आ पाई है, तो ये मैं आपको टेलीग्राम ऐप पे अलग से सेंड कर दूंगा, जिससे आप सेव करके अच्छे से समझ लेना उसमें। तो इसे हम थ्योरेटिकल रूप से समझने का प्रयास करते हैं। स्तनधारियों में एक जोड़ी स्तन अधर वक्ष पर पेक्टोरल क्षेत्र में पाए जाते हैं। वक्ष गुहा के आगे वाले भाग में जहां पेक्टोरल क्षेत्र उपस्थित होता है, उसी भाग में एक जोड़ी स्तन स्तनधारियों में सहायक जननांग के रूप में पाए जाते हैं। प्रत्येक स्तन ग्रंथि में भीतर का संयोजी ऊतक 15 से 20 नलिकाकार कोष्ठकीय पालियों का बना होता है, तथा इनके बीच बीच में वसीय ऊतक पाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो इस चित्र के द्वारा भी हम समझ सकते हैं, इसमें बहुत सारी इस प्रकार से पालियां पाई जाती हैं, और इनके मध्य में वसीय ऊतक पाया जाता है, और ये पालियों की संख्या होती है लगभग 15 से 20 नलिकाकार कोष्ठकीय पालियां पाई जाती हैं। प्रत्येक पालियों में अंगूर के गुच्छों के समान दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती है, जो दुग्ध का स्रावण करती है। तो ये जो पालियां होती है उसमें बहुत सारी क्या होती है, अंगूर के गुच्छों के समान दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती है, और इन दुग्ध ग्रंथियों में दुग्ध का स्रावण होता है। यह दुग्ध नवजात शिशु को पोषण प्रदान करता है, यानी जब शिशु का जन्म हो जाता है, जन्म होने के बाद उस शिशु को इसी दुग्ध के द्वारा पोषण प्रदान किया जाता है। प्रत्येक पालिका से छोटी छोटी वाहिनियां निकलकर एक दुग्ध नलिका यानी लेक्टिफेरस नलिका बनाती है। तो प्रत्येक पाली से बहुत सारी छोटी छोटी वाहिनियां निकलती है, और वो सभी वाहिनियां मिलकर के एक दुग्ध नलिका यानी लेक्टिफेरस नलिका का निर्माण करती है। इस प्रकार की कई दुग्ध नलिकाएं स्वतंत्र रूप से आकर चूचुक यानी कि निपल्स पर अलग अलग छिद्रों की सहायता से खुल जाती है, यानी कि छोटी छोटी वाहिनियां मिलकर के एक दुग्ध नलिका बनाती है, और ये कई दुग्ध नलिकाएं आकर के स्वतंत्र रूप से जो आगे वाला भाग है जिसे हम चूचक यानी कि निपल्स कहते हैं, उस भाग पर अलग अलग छिद्रों की सहायता से खुल जाती हैं। निपल के चारों ओर गहरा वर्णकीय क्षेत्र पाया जाता है, जिसे एरियोला मेमोरी यानी स्तन प्रवेश कहा जाता है।
यानी इसके ऊपर स्पर्श संवेदांग पाए जाते हैं। देखो इस प्रकार से हम देख सकते हैं आगे वाला ये जो आपको पतला भाग नजर आ रहा है और ये आपको सामान्यतः हम बात करें तो काला काला गहरा वर्णिकित नजर आएगा। इस वाले भाग को कहते हैं एरियोला मेमेरी यानी स्तन प्रवेश कहा जाता है और इस पर बहुत सारे स्पर्श संवेदांग पाए जाते हैं। स्तन से स्रावित प्रथम स्तनजनीय दुग्ध कोलेस्ट्रम कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि स्तन के द्वारा स्रावित प्रथम स्तनीय या स्तनजनीय दुग्ध क्या कहलाता है, कोलेस्ट्रम कहलाता है। और इसे जो शिशु होता है, जब बच्चा जन्म लेता है या शिशु जन्म लेता है, उसके लिए कोलेस्ट्रम बहुत ही अच्छा पोषक माना जाता है क्योंकि इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। दुग्ध ग्रंथियों में दुग्ध निर्माण की क्रिया पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से स्रावित प्रोलैक्टिन यानी लैक्टोट्रोपिक हार्मोन द्वारा प्रेरित की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि दुग्ध ग्रंथियों में दुग्ध के निर्माण की क्रिया। देखो दो क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे, एक ऑक्सीटोसिन की हम बात करेंगे आगे और यहाँ पर हम प्रोलैक्टिन की बात कर रहे हैं। तो दुग्ध ग्रंथियों में दुग्ध निर्माण की क्रिया का प्रेरण है वो पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली के द्वारा स्रावित प्रोलैक्टिन यानी लैक्टोट्रोपिक हार्मोन के द्वारा प्रेरित किया जाता है। नेक्स्ट है दुग्ध से दुग्ध स्राव की क्रिया का प्रेरण पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली से स्रावित ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। दोनों क्वेश्चन में बहुत बार कंफ्यूजन होता है तो इनको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है और यह प्रोलैक्टिन हार्मोन दुग्ध ग्रंथियों में दुग्ध निर्माण की क्रिया का प्रेरण करता है। और इसी प्रकार से दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन जो पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली से स्रावित होता है और यह दुग्ध स्राव की क्रिया का प्रेरण करता है। निर्माण की क्रिया का प्रेरण प्रोलैक्टिन के द्वारा होता है और श्रावण की क्रिया का प्रेरण ऑक्सीटोसिन के द्वारा होता है। स्तन ग्रंथियों की वृद्धि और कार्य का नियंत्रण सोमेटोट्रोपिन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और ऑक्सीटोसिन इत्यादि हार्मोन के द्वारा होता है। तो स्तन ग्रंथियों की वृद्धि और कार्य का जो नियंत्रण किया जाता है वो निम्न हार्मोन के द्वारा होता है: सोमेटोट्रोपिन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और ऑक्सीटोसिन। इन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, दुग्ध में वसा, लैक्टोज, केसिन, लाइसोजाइम, कैल्शियम, विटामिन व अन्य कई महत्वपूर्ण प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दुग्ध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, दुग्ध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो दुग्ध में वसा पाई जाती है, लैक्टोज शर्करा पाई जाती है यानी कार्बोहाइड्रेट, केसिन प्रोटीन पाई जाती है, लाइसोजाइम इसमें एंजाइम पाया जाता है, कैल्शियम विटामिन पाए जाते हैं और कई प्रतिरक्षी इसमें पाए जाते हैं। प्रतिरक्षी में भी हम बात करें तो इम्यूनोग्लोबिन ए पाया जाता है इसमें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी हम आगे बात करेंगे इसकी। माँ का दूध शिशु को पूर्ण पोषण प्रदान करने वाला उत्पाद होता है। तो माँ का दूध होता है उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं और ये शिशु को पूर्ण पोषण प्रदान करने वाला उत्पाद होता है। जन्म के बाद शिशु को विभिन्न संक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करता है। यह दूध जो होता है तभी कहा जाता है कि माँ का पहला दूध है वो शिशु के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही अधिक आवश्यक होता है उसके लिए, क्योंकि उसमें ऐसे बहुत सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं, कुछ ऐसे प्रतिरक्षी पाए जाते हैं, बहुत सारे पोषक तत्व उपस्थित होते हैं जो उससे विभिन्न संक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। कोलेस्ट्रम में इम्यूनोग्लोबिन ए प्रतिरक्षी पाया जाता है। देखो अभी हमने पीछे बात की थी कि कोलेस्ट्रम क्या होता है, माता के द्वारा स्रावित होने वाला पहला जो दुग्ध होता है वो कोलेस्ट्रम कहलाता है और इसी कोलेस्ट्रम में इम्यूनोग्लोबिन ए प्रतिरक्षी पाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। कोलेस्ट्रम में कौन सी प्रतिरक्षी पाई जाती है, तो इम्यूनोग्लोबिन ए एंटीबॉडी इसमें पाई जाती है। पशुओं में दुग्ध को ऊपर चढ़ा लेने की क्रिया का प्रेरण
एड्रीनेलिन, ये एड्रीनेलिन लिखा हुआ है, ये गलती से लिखा गया यहाँ पे, एड्रीनेलिन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। तो पशु कई बार क्या आते हैं, हम देखते हैं सामान्यतः दूध को ऊपर चढ़ा लेते हैं, तो इस क्रिया का प्रेरण एड्रीनेलिन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला, इसमें प्रथम ट्रांसजेनिक गाय कौन सी, तो प्रथम ट्रांसजेनिक गाय कौन सी हो जाएगी, रोजी नामक गाय है जो कि प्रथम ट्रांसजेनिक गाय है। रोजी का निर्माण स्थल कौन सा है, तो एनडीआरआई करनाल, एनडीआरआई संस्थान है करनाल में, वहाँ पर प्रथम ट्रांसजेनिक गाय रोजी का निर्माण किया गया था। रोजी में अल्फा लेक्ट एल्बुमिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, यानी रोजी के द्वारा जो दूध दिया जाता है उस दूध में अल्फा लेक्ट एल्बुमिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। प्रजनन क्रिया में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की अधिक जिम्मेदारी होती है। प्रजनन क्रिया में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की अधिक जिम्मेदारी होती है। मादा जननतंत्र द्वारा अंडाणु निर्माण, मैथुन के समय शुक्राणुओं को ग्रहण करना, गर्भाधान हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करना, नवजात शिशु को भ्रूणावस्था एवं प्रसव पश्चात पोषण प्रदान करना, स्तन ग्रंथियों द्वारा दुग्ध का संश्लेषण तथा श्रावण करना, ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं मादा जननतंत्र के द्वारा किए जाते हैं। दोबारा से देख लेते हैं। अंडाणु का निर्माण करना, मैथुन क्रिया के समय शुक्राणुओं को ग्रहण करना, गर्भाधान हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करना, नवजात शिशु को भ्रूणावस्था एवं प्रसव के पश्चात पोषण प्रदान करना, स्तन ग्रंथियों द्वारा दुग्ध का संश्लेषण करना और इसका श्रावण करना इत्यादि कार्य हैं जो कि मादा जननतंत्र के द्वारा किए जाते हैं। इस प्रकार से आज इस वीडियो में हम जो सहायक जननांग हैं, बार्थोलिन ग्रंथियाँ और स्तन ग्रंथियाँ, इनके विषय में हमने डिटेल से बात की है। और इस प्रकार से ये हमारा मादा जननतंत्र का अंतिम वीडियो रहेगा। और यदि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है तो इसे वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अंडाणु की संरचना के विषय में डिटेल से देखेंगे। धन्यवाद।